शेयर स्टोरेज में हमने बात की थी कि वेन एवर वी सेटअप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीएमवेयर का जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, दैट टाइम वी हैव अ टू डिफरेंट मेथड टू असाइन द स्टोरेज टू आवर ESXi एंड वर्चुअल मशीन्स। जिसमें से एक स्टेप था हमारे पास कि लोकल आप स्टोरेज प्रोवाइड कर दो, या दूसरा ऑप्शन ये था कि यू कैन प्रोसीड विद द ऑप्शन ऑफ शेयर स्टोरेज। सो 99% organization proceed with the share storage services. So it's our responsibility. We should know about the entire concept, the storage management with the help of share storage, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। Now it's time to move ourselves to next topic. कल हमने डिस्कस किया था कि how we can manage our domain controller. Yes, जो डोमेन कंट्रोलर है अपना, वो डोमेन कंट्रोलर किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट में सेटअप करते हैं और क्या क्या यूसेज होता है डोमेन कंट्रोलर का टू मैनेज अवर VMware इंफ्रास्ट्रक्चर। VMware के केस में डोमेन कंट्रोलर का रोल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि किस तरीके से चीजों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो विदाउट डोमेन हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू द व्हाइट बोर्ड और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रैक्टिकल। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। कॉन्फ़िगर डोमेन फॉर VMware vSphere, राइट। VMware vSphere के लिए डोमेन कंट्रोलर्स की इंपॉर्टेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। सो एज पर द नेम सजेस्ट, VMware के इन्वायरमेंट में मल्टीपल ESXi होस्ट हो सकते हैं। एज पर द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन दैट यू आर प्लानिंग टू सेटअप, मल्टीपल ESXi होस्ट हो सकते हैं। और उन ESXi होस्ट को मैनेज करने के लिए वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर। हमें एक डोमेन सेटअप करना पड़ेगा। किसी भी सर्वर पे आप इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है आपको कि जितना लेटेस्ट वर्जन का आप ESXi इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट वर्जन का डोमेन कंट्रोलर आपको सेटअप करना पड़ेगा। अपने पास जो ESXi है वो है 7.0 का। 7.0 के लिए ESXi सॉरी सर्वर 2016 इनफ है। सर्वर 2016 कैन हेल्प अस टू मैनेज अवर ESXi server or ESXi services. Now, our responsibility we should know about कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में डोमेन को सेटअप करेंगे। राकेश, कैन यू प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वो 4 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे कल। द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेन। डोमेन। और सर सबसे पहला तो था कि हम नेम रेजोल्यूशन करते हैं। हम्म। दूसरा। सेकंड तीसरा एनटीपी 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 सर्विसेज। और चौथा इंस्टॉल और वी सेंटर वीएम सर्वर। वी सर्वर। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें माइंड में रखना है कि डोमेन का अगर सेटअप कर रहे हैं तो ये 4 रीजन हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे। डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर दीज 4 डिफरेंट स्टेप्स। डोमेन कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि ये चारों स्टेप्स को कॉन्फ़िगर करे और अपने इन्वायरमेंट में मैनेज करने का काम करे। नेम रेजोल्यूशन, एज पर द नेम सजेस्ट, नेम रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जो ESXi होस्ट स्टैब्लिश किए हैं उस ESXi होस्ट को, उस ESXi होस्ट के नेम और IP दोनों के थ्रू आप उसका URL एक्सेस कर पाओ। नेम और उसका जो ESXi होस्ट का IP एड्रेस है, दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, IP एड्रेस को ESXi होस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है, बाय यूजिंग डोमेन कंट्रोलर आप अपने ESXi के यूजर्स को डोमेन के यूजर के साथ मैच ऐड कर सकते हैं और ESXi को लॉगिन कराने के लिए लोकल यूजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डोमेन यूजर का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑप्शन है एनटीपी सर्वर, सॉरी सेकंड लास्ट ऑप्शन है एनटीपी सर्वर, और एनटीपी सर्वर के बाद है वी सेंटर सर्वर।
एनटीपी होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू कंट्रोल एंड मैनेज द टाइमिंग। जो डोमेन की टाइमिंग है वो सारे क्लाइंट्स की टाइमिंग और उस क्लाइंट के अंदर रन करने वाले वर्चुअल मशीन्स की टाइमिंग इक्वल होनी चाहिए, अगर आप एनटीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं तो। लास्ट स्टेप, वी सेंटर सर्वर का अगर आप प्लान कर रहे हैं इंस्टॉल करने का, जो कि मैंडेटरी है, इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू इंस्टॉल द वी सेंटर सर्वर। तो वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर वी सेंटर सर्वर। दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। आज हम इसमें कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम आपको स्टेप्स बताएंगे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द वी सेंटर सर्वर। ठीक है, थ्योरेटिकल तो पार्ट कंप्लीट है। चलिए मूव करते हैं पोर्टल पे। और ये अपने ESXi और ये डोमेन कंट्रोलर एडी का इंस्टॉलेशन उम्मीद है कि आपको आता होगा। हाउ वी कैन इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। एडी अपने पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो डायरेक्टली हम एडी पे जाएंगे। इफ यू फील लाइक कि एडी कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो प्लीज लेट मी नो, उसको हम गाइड कर देंगे कि कैसे एडी को इंस्टॉल किया जाता है। इफ यू गुड विद द एडी, इफ यू गुड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, तब हम डायरेक्टली प्रोसीड कर देते हैं। इज दैट ओके? एडी का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। यस, यस सर। हो ठीक है, जाएगा सर, हो जाएगा। यस। ये अपना ESXi होस्ट है, और ESXi होस्ट के ऊपर आप पहले क्लिक करेंगे होस्ट के ऊपर, देन मैनेज पे, और मैनेज पे वो जो ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस वी आर एबल टू फाइंड। सिस्टम का ऑप्शन है, हार्डवेयर का ऑप्शन है, लाइसेंसिंग का ऑप्शन है, पैकेजेस हैं, सर्विसेज हैं, और सिक्योरिटी एंड यूजर्स हैं। ये वो प्लेस है जहां पे आप अपने ESXi होस्ट के नेम को रिजॉल्व करेंगे डोमेन के जरिए। अभी आप होस्ट में देखिए तो होस्ट का नेम क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। मतलब ये जो आपका डोमेन ESXi है ना, वो आप डायरेक्टली किस पे इंस्टॉल कर रखे हैं? लोकल पे, और इसके साथ कोई भी डोमेन कंट्रोलर अटैच नहीं हुआ है। We haven't added any domain controller with this particular ESXi host. So इसका मतलब कि हमें इस ESXi को डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है, डोमेन कंट्रोलर के साथ ज्वाइन करना है, ताकि हम इसकी सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर पाए। टू परफॉर्म द टास्क व्हाट यू नीड टू डू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप डोमेन कंट्रोलर पे आ जाएंगे, इसकी मैनुअल IP एड्रेस वगैरह चेक करेंगे। ये हमारा सर्वर 2016 पे डोमेन है, class.com के नाम से हमने तैयार किया है। लेट मी चेक द IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन। फिर उसके बाद इसमें कुछ यूजर वगैरह क्रिएट हैं ऑलरेडी, तो हम उसी यूजर का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो नया यूजर तैयार कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, और सबसे पहले तो इसकी IP एड्रेस हमें वेरीफाई करनी है। ओपन ncpa.cpl, जिससे हम IP एड्रेस इथरनेट पेज पे जा सकें। राइट क्लिक करेंगे, अभी शायद इसमें हमने ऑटोमेटिक दे रखा है, IPv4 ऑटोमेटिक है, तो इसकी हम एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी काफ़ी हद तक, मीन्स जब तक वी सेंटर नहीं कंप्लीट हो जाएगा हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसमें हम एक यूनिक IP एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 172 की। थोड़ा सा हट के IP एड्रेस इसलिए ताकि इसका कॉन्फ्लिक्शन किसी मशीन से ना हो। प्रेफर DNS में एक ही DNS है, तो हम सेम IP एड्रेस इस्तेमाल करेंगे 172 का 8.8.8, और इसको करेंगे सेव। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप वेरीफाई कराएंगे कि क्या आपका डोमेन कंट्रोलर क्लाइंट को कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो 192.168.1.15 ये हम रिप्लाई मिल रहा है, इट मींस दैट सर्वर के थ्रू ESXi होस्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है। टूल्स पे जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं। ऑलरेडी यूजर्स की बात करें तो अलीबाबा एक और राज, दो यूजर हम ऑलरेडी बना के रखे हैं इस पे। इस यूजर को हमें एक्सेस देना है ESXi को हैंडल करने के लिए। परमिशन हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको क्या क्या राइट्स देने वाले हैं, क्या क्या डेलीगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए डन, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है।
अब यहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है। स्टेप स्टार्ट करने के लिए आप ESXi होस्ट पे जाओ, इसके DCUI पैनल पे जाओगे, आप F2 प्रेस करोगे, ये DCUI पैनल है, आप इस DCUI पैनल को लॉगिन करा लीजिए। पहला कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क पे जाओ, IPv4 पे जाओ। यहाँ पे देखो डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस रखना है। तो जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे आएंगे, उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आएंगे ना, उस ऑप्शन पे आपको क्या मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, आपको सिर्फ स्पेस बार प्रेस करना है। आप सिर्फ स्पेस बार प्रेस करेंगे और स्पेस बार प्रेस करने के बाद वो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। देन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, 15 आईपी एड्रेस ही कंटिन्यू करनी है। एंटर करके सेव कर लेंगे। डीएनएस पे जाएंगे, IPv4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, डीएनएस पे ओपन करेंगे। यहाँ पे भी आप फॉलोइंग एड्रेस पे जाएंगे, मतलब मैनुअल आईपी एड्रेस पे जाएंगे और इसको आप प्रोवाइड करेंगे आईपी एड्रेस। इसका प्रीफर्ड डीएनएस कौन सा है? प्रीफर्ड डीएनएस है 172, मतलब रूट डोमेन कंट्रोलर। अल्टरनेट डीएनएस कोई है नहीं, तो 8.8.8 आपका अल्टरनेट डीएनएस हो जाएगा और ये अपने पास होस्ट नेम है। अब होस्ट नेम की अगर हम बात करें, तो होस्ट नेम आप जो भी रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे ESXi-1 रखना चाहते हैं अपने होस्ट का नाम, मींस ESXi का नाम ESXi-1 एंटर करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है कस्टम डीएनएस सफिक्स। कस्टम डीएनएस सफिक्स में हम दे देंगे class.com, जो हमारा डोमेन है। दैट्स इट, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन। IPv4 में गए, स्टैटिक किया, स्टैटिक में जो आईपी एड्रेस आपको चाहिए वो मैनुअली कॉन्फ़िगर किया। डीएनएस जरूरी है क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगा इसके बिना, और आप पैचिंग वगैरह माइग्रेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में अपने डोमेन कंट्रोलर की आईपी दे दी, प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस का असाइन कर दिया, ESXi-1 ये होस्ट नेम दे दिया, अगला ESXi लगाएंगे उसको होस्ट नंबर ESXi-2 दे देंगे। लास्ट है कस्टम डीएनएस सफिक्स class.com, हमने डोमेन नेम उठा के दे दिया। पूरे सेटिंग्स के बाद आप स्किप बटन प्रेस करेंगे, वाई का ऑप्शन प्रेस करेंगे, ताकि ये सारी चीजें जो आपने चेंज की है वो सक्सेसफुली सेव हो सके। नाउ वी सक्सेसफुली सेव्ड इट। अब आप आ जाएंगे GUI पे। कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये सेटअप करने में? मैनुअल आईपी एड्रेस, मैनुअल नेम वगैरह देने में कोई क्वेश्चन? No, sir. No. ना, गुड। अब आ जाते हैं अपने मैनेज पे, सिक्योरिटी एंड यूजर्स पे, ऑथेंटिकेशन पे। डोमेन ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करिए आप। डोमेन का नाम क्या है वो आप प्रोवाइड करिए, class.com। यूजर नेम डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड, डोमेन का पासवर्ड आप असाइन कर दीजिए। पहला स्टेप है ये। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। It is in progress, we have to wait for a few more minutes. मेक श्योर कि फायरवॉल बंद होना चाहिए इसका। स्टिल इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें।
still is in progress. यहाँ पे ESXi1 आ रहा है, बट हमें fully qualified domain name चाहिए. ESXi1.class.com डोमेन से जुड़ा होना चाहिए. फिर उसके बाद जैसे ये कनेक्टिविटी होती है, हम प्रोसीड करेंगे DNS मैनेजमेंट पे, ताकि हम अपने नेम को रिजॉल्व कर सकें, ESXi के नेम को रिजॉल्व कर सकें. द होस्ट फेल्ड जॉइन डोमेन क्लास डॉट एरर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने मशीन को रिस्टार्ट भी नहीं किया था, फिर भी एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं. class.com डोमेन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी आपका डोमेन का पासवर्ड है वो पासवर्ड दे देते हैं. विद इन सेकेंड वी आर एबल टू कनेक्ट विद class.com. अभी हमारा जो ESXi होस्ट है ना, वो सक्सेसफुली अपने डोमेन कंट्रोलर जो सर्वर 2016 पे रन कर रहा है, उससे हमने इसको जोड़ लिया है. अब अगर आप होस्ट नेम में जाके देखेंगे ना, तो ये पूरा कंप्लीट फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करेगा. ESXi-1 हमने दिया था होस्ट का नाम, class.com हमारा डोमेन है. इस सब को मिला करके हमारा जो बना वो ESXi-1.class.com फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हुआ. नाउ बैक टू द सर्वर मशीन, जहां पे हम DNS कॉन्फ़िगर करेंगे. ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड, गो टू द DNS. फॉरवर्ड लुकअप जोन पहले से ही तैयार रहता है, हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन पे काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके ESXi की डिटेल्स आनी चाहिए. इफ यू आर अनेबल टू फाइंड, इट मींस दैट आपको मैनुअल सेट करना पड़ेगा. लेकिन मेक श्योर कि आपके ESXi की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में तो जरूर आनी चाहिए. कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका कंप्लीट नेम है ESXi-1, और ये सक्सेसफुली जुड़ा हुआ है किससे? डोमेन कंट्रोलर से. दिस इज आवर डोमेन, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम. बैक टू द DNS, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर, ए रिकेट बनाएंगे. ESXi-1 सेम नेम आपको रखना है, और यहाँ पे अपने ESXi होस्ट की IP एड्रेस 192.168.1.15, क्रिएट PTR, अलाउ ऑथेंटिकेशन DNS अपडेट रिक्वायर्ड, होस्ट पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे. ये रिक्वायर्ड हमने मैनुअल सेटअप किया. 72 हमारे डोमेन का IP एड्रेस है. रिवर्स लुकअप जोन पे जाएंगे, राइट क्लिक, क्रिएट जोन, प्राइमरी जोन बनाएंगे हम. यहाँ पे आप दे देंगे IP एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, नेक्स्ट, अलाउ रिकमेंडेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, फिनिश. अब इस के अंदर हमें रिकॉर्ड मिलना चाहिए किसका? रिवर्स लुकअप जोन के अंदर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और PTR अपडेट कर दो. अनचेक करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पेज करो, क्लिक अप्लाई एंड ओके. रिवर्स लुकअप जोन पे आकर के पेज को रिफ्रेश कर देंगे. अब आपने फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी बता दिया कि दिस इज माय ESXi, रिवर्स लुकअप जोन को भी बता दिया कि दिस इज माय ESXi होस्ट. फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम को IP में बदलेगा, और रिवर्स लुकअप जोन IP को नेम में बदलेगा. दिस इज द यूसेज ऑफ DNS फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर. उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. इज दैट ओके गाइस? प्लीज कंफर्म. Yes, sir. ठीक है, तो ये DNS हमने अभी सेटअप किया किसके लिए? अपने ESXi होस्ट के लिए. वी सक्सेसफुली एडेड द नेम ऑफ डोमेन कंट्रोलर. और अब हम बातें करेंगे नेम रेजोल्यूशन की. तो नेम रेजोल्यूशन वी हैव ऑलरेडी डिड दैट. जैसे ही आप DNS कॉन्फ़िगर करते हैं ना, एज इट इज, जैसे ही आप DNS कॉन्फ़िगर करते हैं, और अगर आप ESXi जाके देखेंगे यहाँ पे, तो ESXi में नेम इसका रिजॉल्व मिलना चाहिए हमें. स्किप प्रेस करेंगे, और ESXi-1 ये हमारा नेम हो गया. ESXi-1 192.168.1.15 ये हमारा IP एड्रेस हो गया, ये जो इस मशीन को मिल रहा है. एज इट इज, अगर आप अपने पैनल पे आएंगे, दिस इज
द कंप्लीट नेम ESXi1 class.com, जिसकी इंफॉर्मेशन DNS के अंदर भी हमने सेटअप कर रखी है। ऑल गुड। अब बारी आती है यहाँ पे एज पर द एजेंडा। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया इसमें कि आप जैसे ही ऐड करते हो अपने डोमेन को, आपका नेम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है DNS के बाद। अब बात आती है यूजर्स और परमिशन की। कंपनी में जो भी हमें एक्सेस मिलता है ESXi होस्ट को हैंडल करने के लिए ना, वो डेलीगेटेड रहता है। डेलीगेटेड मतलब आपको पूरे राइट्स नहीं मिलते, आपको सेलेक्टेड राइट्स मिलेंगे, सेलेक्टेड ऑथोरिटी मिलेगी, सेलेक्टेड ऑथोरिटी मिलेगी जिससे आप टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम यूजर्स को मैनेज करते हैं अपने परमिशंस के अकॉर्डिंग। अभी हमने जो ESXi लॉन्च किया है वो रूट से है, बट आगे जो हम ESXi एक्सेस करेंगे या किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डोमेन के यूजर से प्रोवाइड करेंगे। What we need to do, we just need to click on manage. We are able to find the users. अब देखिए यहाँ पे केवल कुछ ही यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, which is root user. और यहाँ से जो यूजर कनेक्ट करते हैं वो लोकल यूजर कॉन्फ़िगर कहलाता है, वो हम लोकल यूजर की तरह कंसीडर करते हैं। अब डोमेन के यूजर को असाइन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू टू असाइन द डोमेन यूजर, आप होस्ट पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, परमिशंस पे जाएंगे, और ये आपको अलग से पेज देगा जहाँ पे 3 अलग अलग यूजर पहले से अवेलेबल है, राइट। एंड ऐड ऑप्शन का, ऐड यूजर का ऑप्शन भी हमें असाइन हो रहा है, रोल असाइनमेंट मिल रहा है, और रिमूव यूजर की डिटेल्स भी मिल रही है। इज दैट ओके? यस सर। चलिए, DCUI यूजर, रूट यूजर और VPX यूजर के बारे में बात करते हैं। DCUI यूजर, अभी तो अपने पास ESXi का फिजिकल एक्सेस है। अगर आपके पास फिजिकल एक्सेस ESXi का नहीं है और आपको रिमोटली एक्सेस करना है, और रिमोटली आपको DCUI पेज एक्सेस करना है, ये वाला पेज एक्सेस करना है, राइट, इस पेज को एक्सेस करना है ताकि आप ये IP एड्रेस मैनेज कर पाओ। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप जो भी ESXi सेटअप करते हैं वो सर्वर रूम में रहता है, और बार बार हम सर्वर रूम में नहीं जा सकते। आप अपने ESXi के अंदर जो सॉफ्टवेयर चेंजेस करेंगे, जो परमिशन चेंजेस करेंगे, वो थ्रू द पुटी करेंगे, थ्रू द CLI करेंगे। तो DCUI एक कमांड होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। DCUI कमांड के थ्रू जब आप एक्सेस करते हैं तो BPX यूजर, जो DCUI यूजर है ना, ये ऑटोमेटिक आपको ऑथराइज कर देता है। रूट का आप पासवर्ड देंगे और ये आपको ऑथराइज कर देगा कि यू आर एबल टू एक्सेस योर ESXi होस्ट थ्रू द पुटी टर्मिनल एज इट इज। BPX यूजर की बात करें तो BPX यूजर एक हिडन यूजर रहता है, DCUI एक हिडन यूजर रहता है। इन दोनों यूजर का जो मींस फिजिकली डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, बट इनका बैकएंड में टास्क होता है। BPX यूजर रिस्पॉन्सिबल टू ऐड योर ESXi विद vCenter सर्वर। जब आप अपने ESXi होस्ट को, मल्टीपल ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के साथ अटैच करते हो ना, तो बैकएंड में DCUI BPX यूजर कम इनटू द पिक्चर। रूट का पासवर्ड देंगे, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं, जो एजेंट इंस्टॉल होता है ऑटोमेटिक, जिसके थ्रू हम अपने ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के अंदर एक्सेस करा पाते हैं या कनेक्ट करा पाते हैं। Is that clear about the users that we have, the built-in user that I'm talking about? Clear है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब हम ऐड करते हैं नया यूजर, बट दिस यूजर इज बिलोंग टू डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर में जो हमने यूजर बना रखा है वो यूजर है आली बाबा, और दूसरा यूजर है राज नाम का। एक राज है और दूसरा आली बाबा है। इनमें से किसी यूजर को हम यहाँ पे अटैच करते हैं, आली बाबा यूजर को अटैच करते हैं। दिस इज द परमिशन पैनल।
किस तरीके का परमिशन आप देना चाहते हैं। ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर, नो कॉपी क्रिप्टोग्राफी एडमिनिस्ट्रेटर, नो एक्सेस, रीड ओनली, या पूरा एडमिन बनाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का राइट्स देना चाहते हैं। मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए इसको रीड ओनली की परमिशन देता हूं। बाकी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब आप कस्टमाइज यूजर सेलेक्ट करेंगे तो। अभी हम यहाँ रीड ओनली की हेल्प से कनेक्ट करा लेते हैं। डोमेन कंट्रोलर इज एडेड बट वी आर अनेबल टू फाइंड द यूजर। कोई दिक्कत नहीं, एक नया यूजर बनाते हैं। न्यू यूजर पे जाते हैं, यहाँ पे हम यूजर देते हैं जीसीपी के नाम से। बैक टू द ESXi होस्ट, GUI के थ्रू जो आपने एक्सेस किया है, पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। परमिशन पे जाते हैं, GCP यूजर सेलेक्टेड करते हैं एंड लेट मी मेक इट, मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आपका डोमेन प्रॉपर तरीके से जुड़ा ना हो। तो लेट मी चेक इट अगेन। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद डोमेन। लेट मी रीस्टार्ट द ESXi होस्ट। Back to the GUI of our ESXi host and try to log in. एरर आया था, तभी कोई दिक्कत आ गई थी कि डोमेन सही से ज्वाइन नहीं हुआ है। नो प्रॉब्लम। दैट्स वाई जब भी आप सेटअप करेंगे ना,
एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के ये ऑटोमेटिक डीएचसीपी पे चला गया। सेव इट। एक-एक चीज़ें सेव करते जाते हैं यहाँ पे। वाई ठीक है। डीएनएस में जाएंगे हम आईपी एड्रेस 192.168.1.172। अल्टरनेट डीएनएस कुछ भी नहीं है तो 8.8.8 ESXi-1 class.com skip y restart the network management 11। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अभी यहाँ तो ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, देन IPv6 हम इसको करते हैं डिसेबल। आई डोंट वांट टू यूज इट। व्हाई? नो यूसेज ऑफ IPv6। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। लेट मी ओपन आवर ESXi होस्ट इन GUI फॉर्मेट और फिर से इस पे डोमेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन डोमेन class.com एडमिनिस्ट्रेटर चलिए, वी सक्सेसफुली एडेड द ESXi होस्ट विद डोमेन कंट्रोलर। ज्वाइन करा दिया। आईपी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं तो डीएनएस में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप आ जाएंगे एक्शन में।
परमिशन में, ऐड यूजर में, जो भी यूजर हमने क्रिएट किया है, लाइक जीसीपी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ऐड करने की। Make sure we are able to access our domain controller ESXi through the domain controller. Communication check कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, everything is okay, but we are unable to add the users. ये VMware का 7.0 है ना, इसमें कुछ इशू तो है ये, जो डोमेन से रिलेटेड। डोमेन ज्वाइनिंग से एक्चुअली रिलेटेड। हमने भी नहीं नहीं नहीं, हाँ सर, डोमेन ज्वाइन के बाद यूजर वेरीफाई करना या यूजर बहुत कई बार आ नहीं रहे, इसमें कुछ इशू तो है। 7.1। चलो एक बार मैं नेटवर्क देख लेता हूँ, पोर्ट ग्रुप वगैरह अगर प्रॉब्लम में होगा तब भी दिक्कत करेगा। तो पोर्ट ग्रुप एडिशनल वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक्चुअली इससे पहले हम 6.7 यूज कर रहे थे, तो उस पर कोई इशू नहीं आ रहा था इस टाइप का। बट जब से हमने इसको अपग्रेड किया 7.0 में, तब से हमें ये इशू हमें भी बार बार आ रहा है ऑफिस में भी। ठीक है, तो डीबी स्विच है, इससे कोई पंगा नहीं है।
कोई नहीं, इसको हम देख लेंगे एक बार, क्योंकि आई थिंक आई नीड टू अपडेट माई ESXi होस्ट। अपडेट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, नीड टू चेक द सिक्योरिटी, बट इसको हम आगे कर लेंगे। अभी हम आगे वाले स्टेप पे देख लेते हैं, NTP सर्विसेज चेक कर लेते हैं, राइट। बट आई रिजॉल्व द इशू एंड शेयर विद यू कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने डोमेन यूजर्स को। NTP, what do you think about the NTP? What is the usage of NTP services? Hello. यस सर। What about NTP service? सर एनटीपी एक्चुअली मैनेज करता है जो हमारा सिस्टम का टाइम है, Mm-hmm. तो उसको मैनेज करने के लिए कि टाइम का उसमें कहीं पे लैग ना आए जिसकी वजह से कोई सर्विसेज हमारी अफेक्टेड हो। Okay. मीन्स NTP सर्विस के थ्रू हम अपने डोमेन के जरिए टाइमिंग को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। तो एक बार हम यस सर। मैनुअल टाइम देख लेते हैं, इसका क्या टाइमिंग चल रहा है। मैनुअल के केस में टाइमिंग मस्ट बी मैच विद डोमेन कंट्रोलर। डोमेन में 6:32 AM चल रहा है, 24 तारीख। पहले तो हम इसकी टाइमिंग चेंज करें, डोमेन कंट्रोलर की। सेवन टू PM, ओके। सेम टाइमिंग हमें ESXi में रखनी पड़ेगी। बैक आते हैं ESXi के GUI में। 24 टाइमिंग विल बी 7 PM। नाउ लेट मी कॉन्फ़िगर द NTP, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं इसको एक्सेस करने का, क्योंकि अगर टाइमिंग भी मिसमैच होगी ना तो हम अपने यूजर को लॉगिन नहीं करा पाएंगे ESXi के थ्रू। तो लेट मी कॉन्फ़िगर द NTP फर्स्ट। NTP के लिए मैनेज पे जाएंगे, टाइम एंड डेट पे जाएंगे, NTP सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे मैनुअल है, इसको चेंज करेंगे और आप क्या कर देंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट यूसेज, स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट, स्टार्ट एंड स्टॉप मैनुअली। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट कर देते हैं, एंड दिस इज द पैनल जहाँ पे आपको NTP सर्वर की IP एड्रेस, यानी हमारे पास जो सर्वर है 172, दिस इज द सर्वर IP एड्रेस। NTP सर्वर की IP एड्रेस को सेव किया, एंड PTP क्लाइंट डिसेबल और PTP सर्विसेज स्टेटस स्टॉप्ड। तो आप PTP सर्विसेज पे जाएंगे, इनेबल पे क्लिक करेंगे, जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो आप असाइन करेंगे एंड सेव कर देंगे। देन वी नीड टू रीस्टार्ट द टाइमिंग, क्योंकि अभी ये स्टॉप है सर्विसेज। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सर्विसेज और यहाँ पे NTPD, राइट क्लिक, स्टार्ट, एंड PTP सर्विसेज को भी हमें रीस्टार्ट कर देना है।
PTP service activated, NTP सर्विस भी हमें स्टार्ट करनी है. Both service are running properly. Back to the system, पेज को करते हैं रिफ्रेश एंड बैक टू द डोमेन कंट्रोलर. यहाँ पे आपको विंडो प्लस आर services डॉट msc we need to find Windows Network Time Protocol. Windows Time सर्विस को आपको क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना है. By using this particular method, we are able to manage and control the timing of our ESXi host, multiple ESXi host जो environment में है, उनकी टाइमिंग को मैनेज करने के लिए NTP सर्वर यानी PDC एमुलेटर जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, उस डोमेन कंट्रोलर की IP के अकॉर्डिंग हम अपने ESXi होस्ट की IP एड्रेस और उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन्स रन करेंगी उनकी IP एड्रेस को मैनेज कर पाएंगे. तो ये अपने पास हो गया नेम रेजोल्यूशन का, एनटीपी सर्विस को मैनेज करने का, और यूजर का अभी ऐड नहीं हो पाया, परमिशंस का अभी ऐड नहीं हो पाया, बट वी विल कॉन्फ़िगर द यूजर्स मैनेजमेंट एज वेल. एनी क्वेश्चन अबाउट द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड एट? हेलो. नो सर. यस चलो सर. नो सर. नो क्वेश्चन. ये हो गया अपने पास डोमेन का. हमें वी सेंटर सर्वर ऐड करना है, बट वी सेंटर सर्वर के ऐड करने के पहले हमने नेटवर्किंग पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया. So firstly, we need to complete the networking part. Means जो अपने पास नेटवर्क का इन्वायरमेंट है, उस नेटवर्किंग के थ्रू मीन्स लोकल नेटवर्किंग यानी स्टैंडर्ड स्विच में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव आवर सेल्फ टू द वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन. इसके बाद हम लोग मूव करेंगे वी सेंटर सर्वर के इंस्टॉलेशन पे. इज दैट ओके? यस सर. चलो, काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है नेटवर्किंग के लिए. स्टैंडर्ड स्विच का भी उतना ही रोल है जितना कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का. आई नो वी सेंटर सर्वर लगने के बाद हम अपनी सारी एक्टिविटी थ्रू द डीवी स्विच ही करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड स्विच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू शुड नो अबाउट द ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल इन VMware नेटवर्किंग. इन केस ऑफ VMware नेटवर्किंग बेस से स्टार्ट करते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से मैनेज कर पाएं. In case of VMware networking, we have a two different method to set up. One is standard switch और दूसरा है अपने पास DV switch जिसको हम बोलते हैं distributed switch. Standard switch and distributed switch. Standard switch का concept क्या कहता है कि for example we have a ESXi host, multiple ESXi host यहाँ पे हमने तैयार कर रखे हैं. कुछ वर्चुअल मशीन आपकी ESXi होस्ट 1 में है, कुछ ESXi होस्ट 2 में है और कुछ वर्चुअल मशीन्स हमने ESXi 3 में लगा रखी है. स्टैंडर्ड स्विच क्या होता है? हर एक ESXi का सेल्फ स्टैंडर्ड स्विच होता है. अगर आप स्टैंडर्ड स्विच यूज कर रहे हैं तो यू कैन से दैट स्टैंडर्ड स्विच हेल्प अस टू स्टैंडर्ड स्विच हेल्प अस टू कॉन्फ़िगर network for same ESXi based VMs.
सेकेंड पॉइंट आप मेंशन करेंगे, पोर्ट ग्रुप ऑफ स्विच कैन सपोर्ट ओनली same ESXi based VMs. Number third, help us to configure vMotion, fault tolerance, and provisioning. These options are available in our standard switch. अब बात करते हैं DB switch की, distributed switch की. Distributed switch can support अगर अपने पास multiple ESXi host हैं, like this. And in the ESXi host, we have already created multiple virtual machines. We have already created multiple VMs. You are trying to create a group. I'm talking about the port group. आप यहाँ पे port group setup करना चाहते हैं. And in your port group, you want to add a virtual machines. हर एक ESXi से VM को ऐड करना है आपको. एक वर्चुअल मशीन आपने ESXi 1 से सेलेक्ट कर ली, एक वर्चुअल मशीन आपने ESXi 2 से सेलेक्ट कर ली, और एक वर्चुअल मशीन हमने ESXi 3 से सेलेक्ट कर ली. अगर आपको अपने इस पोर्ट ग्रुप के अंदर अलग अलग ESXi की VMs को कनेक्ट करना है ना, then distributed switch can help us. The DB switch feature of vCenter server, इसका जो फीचर है वो vCenter सर्वर आपको प्रोवाइड करता है. DB switch का जो फीचर है वो vCenter सर्वर आपको असाइन करता है. This is the concept of our standard switch and distributed switch. Basic identification. Any question about the difference between standard and distributed switch? थोड़ा सा सर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का एक बार रिपीट करिए. DB switch हमें जब vCenter सर्वर इंस्टॉल करेंगे तभी मिलेगा. उसके पहले DB switch का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. We are unable to find the work of DB switch. और DB switch क्या करता है, जब अपने पास मल्टीपल ESXi हैं और हर एक ESXi होस्ट में हमने कुछ वर्चुअल मशीन्स को सेटअप कर रखा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसका पोर्ट ग्रुप बने, आप चाहते हैं इसका पोर्ट ग्रुप क्रिएट करें. सो पोर्ट ग्रुप के केस में जब आप पोर्ट ग्रुप यहाँ पे तैयार करेंगे, आप चाहते हैं कि अलग अलग ESXi की वर्चुअल मशीन्स का एक हम ग्रुप बनाएं कि उस पोर्ट ग्रुप में केवल वही वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करें जिनको हमने एडजस्ट कर रखा है, जिनको हमने कनेक्ट कर रखा है. वर्चुअल मशीन हमारे दूसरे अलग अलग ESXi की हैं, तब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पोर्ट ग्रुप तैयार कराएगा और उनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं. स्टैंडर्ड स्विच के पोर्ट ग्रुप में जब भी आप बनाएंगे, स्टैंडर्ड स्विच के पोर्ट ग्रुप में केवल और केवल उन्हीं वर्चुअल मशीन्स को आप एक्सेस कर पाएंगे जो उस इंडिविजुअल ESXi के अंदर है. दूसरे ESXi की VM को आप अपने पोर्ट ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप ग्रुप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक ESXi का खुद का स्टैंडर्ड स्विच है. हर एक ESXi की अपनी खुद की स्टैंडर्ड स्विच है. DB स्विच में ऐसा नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के केस में क्या होता है कि हर एक ESXi, अब जितने भी ESXi हैं उनके अंदर रन करने वाली वर्चुअल मशीन्स को आपस में हम एक ग्रुप बना सकते हैं. मतलब एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये तीनों आपस में पिंग करेंगे और इन तीनों मशीनों को बाहर की कोई भी मशीन नहीं पिंग कर पाएगी. जैसे ये सेम ही ESXi में है, फिर भी आपके पोर्ट ग्रुप वाली VM को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. जितनी VM पोर्ट ग्रुप में है सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदर कोई भी VMs पिंग नहीं कर पाएंगे. इज दैट क्लियर?
डीबी स्विच का आएगा Yes, sir. कॉन्सेप्ट। अभी हमारा एजेंडा ये है कि स्टैंडर्ड स्विच को कंप्लीट करें, राइट? Yes. चलो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हाउ स्टैंडर्ड स्विच वर्क्स। स्टैंडर्ड स्विच किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड स्विच का एक डायग्राम लाइक दिस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपलिंक, दिस इज द अपलिंक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट पोर्ट, सॉरी दिस इज द मैनेजमेंट पोर्ट, और एक आपको मिल जाएगा बीएम नेटवर्क। ये है अपलिंक, दूसरा है बीएम नेटवर्क, तीसरा है मैनेजमेंट पोर्ट। ये एक स्विच का डायग्राम है, ये है अपने पास MGMT पोर्ट। नाउ ये तीन अलग अलग सर्विसेज आपको एक ही स्टैंडर्ड स्विच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नाउ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपलिंक एक से ज्यादा हो सकते हैं, डेफिनेटली आपको लगाना ही पड़ेगा एक से ज्यादा अपलिंक। इसको हम फिजिकल एनआईसी भी बोलते हैं, जैसे अपने केस में जो फिजिकल एनआईसी है उसकी आईपी एड्रेस हमने दे रखा है 15। ये वीएम नेटवर्क है जो आप वीएम क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन आपकी इसमें आती रहेंगी, VM1, VM2, VM3, ये आपका ऑटोमेटिक आती रहेंगी। प्लस VM network can also give us a facility, also give us an option to create port group. We can create port group using VM network. हम पोर्ट ग्रुप VM नेटवर्क के थ्रू पोर्ट ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट, मैनेजमेंट नेटवर्क। इसका रोल क्या है? मैनेजमेंट नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज vMotion plus it give us option to configure VM kernel. It give us option to configure fault tolerance and storage provisioning. ये जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं किसके अंदर? अंडर द मैनेजमेंट नेटवर्क। दिस इज द डायग्राम जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं अपनी स्टैंडर्ड नेटवर्किंग को। स्टैंडर्ड स्विच की नेटवर्किंग एंड स्टैंडर्ड स्विच इज अ पार्ट ऑफ आवर डोमेन, इज द पार्ट ऑफ आवर इंडिविजुअली एसएक्सआई होस्ट। मैं आपको एक GUI के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे go to the network panel, under the network we just no without network just need to click here। यहाँ पे हमें स्विच के बारे में देखना है, we just need to click on the switch management। How switch look likes, we just need to click on networking, click on switch 0 और ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। This is our physical network, ये अपना मैनेजमेंट नेटवर्क,
ये अपना VM नेटवर्क, और इसी VM नेटवर्क के अंदर जितने भी VMs आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाती हैं। अगर आप एक से ज्यादा VM नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, एक से ज्यादा पोर्ट ग्रुप स्टैब्लिश करते हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। सेग्रीगेटेड फॉर्मेट का मतलब कि पोर्ट ग्रुप 1 फॉर HR, पोर्ट ग्रुप 2 फॉर द सेल्स, पोर्ट ग्रुप 3 फॉर द अनदर डिपार्टमेंट। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। मेन मोटो क्या है कि हमें ये डायग्राम और इसके अंदर दिखने वाली चीजें समझ में आनी चाहिए। vMotion एज पर द नेम सजेस्ट, जब आप माइग्रेशन करते हैं तब आपके सिस्टम के ऊपर, राइट, आपके ESXi होस्ट के ऊपर जब माइग्रेशन करेंगे तो उस केस में vMotion का एक्टिवेट होना जरूरी है। HA करेंगे आप, फॉल्ट टॉलरेंस करेंगे, सॉरी HA करेंगे आप या DRS कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस केस में भी vMotion का एक्टिवेट होना जरूरी है। नेक्स्ट, अगले पार्ट की बात करें, VM कर्नल। VM कर्नल क्या करता है, जो स्टोरेज है अपना, जो भी हमने स्टोरेज लगा रखे हैं, शेयर स्टोरेज को कम्युनिकेट कराने के लिए VM नेटवर्क कम इनटू द पिक्चर, VM कर्नल कम इनटू द पिक्चर। उन सभी सर्विसेज को VM कर्नल के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस अगेन माइग्रेशन का काम करता है, एक मशीन को दूसरी मशीन पे ट्रांसफर करना ही है सही पे, बट फॉल्ट टॉलरेंस की खासियत ये है कि इसमें आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट नहीं होती। vMotion के केस में मशीन रीस्टार्ट हो जाती है, HADRS में भी रीस्टार्ट हो जाती है, पिंग फेल आ जाता है। लेकिन अगर आप फॉल्ट टॉलरेंस का इस्तेमाल करेंगे, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है अपने ESXi होस्ट 1 में, दूसरे ESXi में वर्चुअल मशीन मूव होती हैं, फिर भी आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट नहीं होंगी। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सर जब हम माइग्रेट करते हैं तो वो vMotion फीचर्स के थ्रू माइग्रेट होती है, कैसे होती है? vMotion एक्टिवेट रहेगा तभी माइग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो एरर दे देगा आपका, जब HA आप टर्न ऑन करेंगे ना, उस केस में आपको अलर्ट आ जाएगा कि दैट द vMotion सर्विस ऑफ योर ESXi स्टैंडर्ड स्विच नॉट एक्टिवेटेड आर नॉट स्टार्टेड, प्लीज स्टार्ट योर vMotion service, then try to synchronize it again, try to perform the migration task again, then Done. ठीक है। और इस स्टैंडर्ड स्विच में हम सारे प्रैक्टिकल अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, देन कनेक्ट अगेन। यस सर। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट एंड देन कनेक्ट अगेन, फिर आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। ओके। स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को एंड लेट्स कनेक्ट इन 15 मिनट।